सुनीता की मौत अपने बेटे मोनू को जन्म देने के कुछ दिन बाद ही हो गई। उसके जाने के बाद उसकी 7 साल की बेटी रिंकी ने ही अपने भाई बबलू का ध्यान रखा। उसके बाबा ने साल भर बाद ही दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसकी सौतेली माँ को तो वो दोनों फूटी आंख नहीं भाते थे। 7 साल की रिंकी सारा दिन भूखी प्यासी अपने 2 साल के भाई को गोद में लिए और सर पर प्याज की टोकरी उठाए प्याज बेचा करती थी। फिर शाम को जब वो घर आती तो सारे पैसे उसकी सौतेली माँ उससे छीन लेती। ऐसे ही एक रोज, अरे इसमें तो 10 रुपए कम है, बाकी के पैसे कहाँ हैं? माँ, वो बबलू को बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए मैंने उसे 10 रुपए का खाना खिला दिया। क्या? तूने मेरे पैसों से इस भूखे नंगे को खाना खिला दिया? रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। रेणुका उसकी खूब पिटाई करती है, फिर बबलू को गोद में उठाकर बड़बड़ाती हुई घर से निकल जाती है। आज तो मैं इस बीमारी को सदा सदा के लिए खत्म ही कर दूंगी। जब तक ये रहेगा तब तक इस रिंकी का मन काम में नहीं लगेगा और ये मेरे पैसे इस पर लुटाती रहेगी। इतना कहकर रेणुका बबलू को उठाए नदी की तरफ जा रही होती है। उसके पीछे भागती हुई रिंकी लगातार रोते हुए अपनी सौतेली माँ से कह रही थी, नहीं माँ, छोड़ दो उसे, बबलू अभी बच्चा है, नहीं माँ। लेकिन रेणुका उसकी एक नहीं सुनती और बबलू को नदी में फेंक देती है। चल अब घर, तेरा भाई तो परलोक सिधार गया। मेरा बस चलता तो मैं तुझे भी आज ही खत्म कर देती, लेकिन नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो फिर घर का काम कौन करेगा? रेणुका उसे घसीटते हुए घर ले आती है। रिंकी अपने पिता को आकर सारी बात बताती है। अरे तो अच्छा ही है ना मर गया, तू क्यों हमारी छाती पर बैठी है? तू भी उसके साथ ही मर जाती तो अच्छा होता। उधर बबलू बहता हुआ नदी किनारे आकर बेहोश पड़ा हुआ होता है। उसी नदी किनारे एक विधवा औरत गुमसुम बैठी हुई थी। उस बच्चे को देखकर वो झट से उसे उठाती है और अपने सीने से लगा लेती है। दरअसल नीमा विधवा और बांझ थी, उसकी खुद की कोई औलाद नहीं थी। मेरा बच्चा, लगता है किसी पापी ने इसे नदी में बहा दिया। नीमा बबलू को उठाकर झट से डॉक्टर के पास ले गई, जहाँ डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया और कुछ देर बाद उसे होश आ गया। नीमा उसकी देखभाल करके अब अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करने लगी। नीमा शहर में टेलरिंग का काम करती थी। उधर रिंकी का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे ही समय बीता। अब दोनों भाई बहन बड़े हो गए। उधर नीमा भी अब एक बड़ी फैशन डिजाइनर बन चुकी थी। जब भी राखी और भाई दूज आता तो अक्सर बबलू को सपना आता कि उसकी बहन उसे राखी और तिलक करने आ रही है, लेकिन तभी बबलू को कोई धक्का दे देता है और वो नदी में गिर जाता है। रिंकी, रिंकी मेरी बहन। ये कहकर बबलू जाग जाता तो वहीं रिंकी अभी भी प्याज की खेती करके बाजार में बेचती और उससे जो पैसे मिलते वो सौतेली माँ उससे ले लेती। एक रोज रिंकी अपनी सौतेली माँ से, ये लो माँ, आज की कमाई। अब माँ देखो ना, मेरा सूट जगह जगह से फट रहा है, आप मुझे नया सूट दिला दो ना। नया सूट? मजाक है क्या? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? सूट तुझे साल में सिर्फ दिवाली पर ही मिलता है और अगली दिवाली पर ही मिलेगा, समझी? लेकिन तब तक मैं ये फटा हुआ सूट पहनकर कैसे रहूंगी माँ? वो मुझे नहीं पता, अब जा यहाँ से घर के काम कर, मैं चली आराम करने। रिंकी वही फटे हुए कपड़े पहनकर बाजार प्याज बेचने जाने लगी। उसे फटे हुए सूट में देखकर लड़के उसे छेड़ने लगे। ओहो, क्या मस्त डिजाइन है सूट का। एकदम पटाखा लग रही है, पटाखा। रात को रिंकी वही बात सोच सोच कर परेशान हो रही थी। तभी उसकी नजर अपने सामने रखे प्याज और सिलाई मशीन पर गई। उसने उन प्याज को सिलकर अपने लिए प्याज का एक सुंदर सा गाउन बनाकर तैयार किया और अगले दिन वो प्याज वाली ड्रेस पहनकर बाजार में प्याज बेचने लगी। तभी वहाँ प्याज खरीदने आई नीमा की नजर उसकी प्याज वाली ड्रेस पर गई। अरे वाह, प्याज वाला गाउन, ये तो बहुत सुंदर है। ये तुमने कहाँ से लिया? इसे मैंने बनाया है। क्या तुमने? वाह, तुम तो बहुत ही अच्छी डिजाइनर हो। फिर तो तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी नौकरी है। मेरा खुद का कपड़ों का शोरूम है, तुम उसमें कपड़े डिजाइन करना और मैं तुम्हें हर महीने 40,000 रुपए तनख्वाह दूंगी। ये सुनकर रिंकी बहुत खुश हुई और वो नीमा के साथ उसके घर चली गई, जहाँ बबलू सो रहा था। लेकिन अचानक से वो रिंकी दीदी कहते हुए जोर से चिल्लाकर जाग गया। मेरे बेटे, तूने फिर वही सपना देखा क्या? हाँ माँ। कैसा सपना? फिर उन्होंने रिंकी को उस सपने के बारे में बताया। क्या? नदी? बबलू, तू कहीं अपनी इस बहन रिंकी का भाई तो नहीं है?
रिंकी, बबलू, हाँ यही नाम तो मैं रोज सपने में सुनता हूँ। फिर रिंकी उसके हाथ पर वो निशान देखती है जैसा निशान खुद उसके हाथ में भी था। तू तो मेरा भाई बबलू है, जिसे बचपन में हमारी सौतेली माँ ने नदी में फेंक दिया था। हाँ, ये मुझे नदी के किनारे ही बेहोश पड़ा हुआ मिला था। रिंकी ने उन्हें सारी बात बताई। उसे अपना भाई मिल गया। नीमा ने दोनों भाई बहन को अपना लिया। वो दोनों भी उसे अपनी माँ की तरह प्यार करने लगे। फिर दोनों ने मिलकर अपनी सौतेली माँ और पिता को जेल में डलवा दिया। रिंकी के बुरे दिन भी अब खत्म हो गए। अब वो खुशी खुशी अपने भाई और माँ नीमा के साथ रहने लगी। सीतापुर गांव के जमींदार किशन सिंह की बेटी मनीषा बहुत ही अकड़ वाली थी, इसलिए वो गांव की सभी लड़कियों के सामने बहुत घमंड में रहती थी। उन्हीं में से एक लड़की गौरी, जो जमींदार के खेतों में काम करने वाले एक गरीब किसान की बेटी थी। मनीषा उसे भी अपने सामने कुछ नहीं समझती थी। जब देखो वो गौरी पर हुक्म चलाती रहती थी। गौरी, सुबह से तुझे कितने बुलावे भेजे, तू आई क्यों नहीं? चल ये पकड़ मेरा थैला, मुझे बाजार जाना है। मुझे अपने लिए चूड़ी, बिंदी, पाउडर वगैरह 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 बहुत कुछ खरीदना है। अभी तो मुझे रोटी बनानी है। थोड़ी देर बाद चले? नहीं, थोड़ी देर बाद नहीं, अभी चल। फिर मेरे पास समय नहीं है। और अब तू मुझे मना मत करना, क्योंकि तू जानती है अगर तू मुझे मना करेगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। फिर मैं बापू को बोलूंगी, और बापू को तू जानती है, अगर किसी बात पर मैं नाराज हो जाऊं तो बापू तुम सब पर बहुत गुस्सा करेंगे। गौरी बिटिया, रोटी मैं बना लूंगी, जा तू इसके साथ चली जा। बेकार में कभी जमींदार साहब गुस्सा करे। पर माँ, तुम अभी अभी खेत से काम करके आई हो, तुम भी तो थकी हुई हो। कोई बात नहीं बिटिया, तू इसे जानती है कि ये कैसी है। अगर इसने तेरी शिकायत जमींदार साहब से कर दी तो वो सारा गुस्सा मेरे ऊपर और तेरे बापू के ऊपर निकाल देंगे। ठीक है माँ, पर मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। ज्यादा काम मत करना, तुम आराम कर लेना। मनीषा गौरी को ऐसे ही तंग करती थी, पर गौरी की मजबूरी थी उसकी बातों को मानना। इसी बात का फायदा हमेशा मनीषा उठाती रहती थी। मनीषा, हम बहुत देर से बाजार निकले हुए हैं, घर चले अब, माँ इंतजार कर रही होगी। रुक, अभी तो आए हैं, मुझे वो सामने की दुकान से अपने लिए झुमके लेने हैं। भैया, ये झुमके कैसे दिए? 30 रुपए जोड़ी है। एक काम करो, ये वाला और वो दोनों भी, ये सारे कर दो। देख गौरी, ये झुमका मुझ पर कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है मनीषा, ले लो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। वो तो लगेगा ही, इस पर कहने वाली कोई बात नहीं है। आखिर गांव के जमींदार की बेटी हूँ, मुझ पर सब कुछ अच्छा लगता है। तुझे पता है बापू ने मेरी शादी के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। शादी से याद आया, कल मुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। वीरपुर गांव के जमींदार का बेटा है। पता है कितने पैसे वाले लोग हैं। बापू कहते हैं मैं तो राज करूंगी, राज। और वैसे एक बात कहूँ, मैं तुझे ये सब क्यों बता रही हूँ? तू तो ठहरी गरीब नौकर की बेटी, जो हमारे यहाँ नौकर है। तू ये सब बातें नहीं समझेगी, क्योंकि मुझे पता है तेरी शादी तो इसी गांव में किसी किसान के बेटे से ही होगी। मेरे दिमाग में एक विचार आया है, अगर मेरी यहाँ बात पक्की हो जाती है तो मैं अपने होने वाले पति को कह दूंगी कि उनके घर में कोई नौकर हो, क्या पता वो अच्छा हो, तो हम तेरी शादी उससे कर देंगे। फिर तुझे कहीं काम ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तू अपने पति के साथ आराम से मेरी ससुराल में नौकरी करना। गौरी चुप हो जाती है। वो जानती थी कि मनीषा का स्वभाव कैसा है। मनीषा की शादी पक्की हो जाती है और वो अपनी शादी की तैयारी में लग जाती है। मनीषा शॉपिंग के लिए शहर जाती है तो गौरी को अपने साथ लेकर जाती है। भैया, मुझे तो महंगे से महंगा ब्राइडल लहंगा दिखाना। मैं अपनी शादी में इतनी सुंदर लगूं कि आसपास के गांव वाले देखते रह जाएं। बहन जी, हमारी दुकान का सबसे बढ़िया महंगा लहंगा है, पूरे 3 लाख का है। ये तो बहुत सुंदर लहंगा है। ये लहंगा मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, पर अभी तो मैं इतनी थक चुकी हूँ कि इसको पहनकर देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। एक काम कर गौरी, ये लहंगा तू पहन के दिखा, अगर सही लगेगा तो मैं यही ले लूंगी। पर मैं कैसे पहन सकती हूँ? ये तो तुम्हारा दुल्हन का लहंगा है ना। तो मैं कौन सा तुझे ये कह रही हूँ कि ये तेरा दुल्हन का लहंगा है। मैं जानती हूँ ये मेरा दुल्हन का लहंगा है। वैसे भी तुझ जैसी गरीब का ये ब्राइडल लहंगा हो भी नहीं सकता। ये तो तुझे मैं मौका दे रही हूँ सिर्फ पहनकर दिखाने के लिए। चल जा, अब जितना कहा है उतना सुन। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे गांव भी वापस पहुंचना है, बहुत सारे काम है। गौरी वो ब्राइडल लहंगा ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में चली जाती है, पर जैसे ही वो लहंगा पहनकर बाहर आने लगती है, उसकी नजर कोने में रखे एक पर्स पर जाती है। गौरी से पहले एक बड़ी उम्र की लेडी ट्रायल रूम से बाहर निकली थी। गौरी उन्हें आवाज लगाती है, आंटी जी, ये आपका बटुआ, आप अंदर भूल गए थे शायद। अरे हाँ, ये मेरा पर्स है, शुक्रिया। उम्र के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। वो तो मेरी बड़ी बहू है जो मुझे यहाँ जबरदस्ती दुकान पर ले आई।
वरना मैं बहुत कम निकलती हूँ। तुम्हारा क्या नाम है बिटिया? जी मेरा नाम गौरी है। अच्छा, तो अपनी शादी का लहंगा पसंद करने आई हो। ये लहंगा तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। जी ये मेरा लहंगा नहीं है, हमारे गांव के जमींदार साहब की बेटी है, उसकी शादी है, तो वो अपना लहंगा लेने आई थी। वो थोड़ी थकी हुई है, इसलिए उसने मुझे बोला कि मैं ये पहनकर उसे दिखा दूं। बस वही देख रही थी, तभी आपके बटुए पर मेरी नजर पड़ गई। अच्छा, वैसे कौन से गांव की हो तुम? जी हम लोग सीतापुर गांव से आए हैं। सीतापुर गांव से? अच्छा, वहां के जमींदार तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी मनीषा गुस्से में आ जाती है। क्या बात है गौरी, मैं इतनी देर से तुम्हारा वहां बैठकर इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ लहंगे को देख रही हो। अरे तुम भूल क्यों जाती हो कि तुम जैसी गरीब के लिए ये लहंगा नहीं बनाए। ये सिर्फ मैंने तुम्हें पहनकर देखने के लिए बोला था। ये लहंगे खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है। ये लहंगा सिर्फ मैं ही खरीद सकती हूँ। अपने सपने से बाहर आओ। बस मैंने देख लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, जाओ जाकर बदल कर आओ। वो लेडी देखती है कि मनीषा गौरी से बहुत बुरी तरह बात कर रही है। गौरी की आंखों में शर्म से आंसू आ जाते हैं और वो वापस ट्रायल रूम में लहंगा बदलने के लिए चली जाती है। अगले दिन गौरी जब तैयार होकर मनीषा के घर जाने लगी, तभी उसके घर के बाहर एक कार आकर रुकी। आंटी जी आप, और यहाँ आपको मेरे घर के बारे में कैसे पता चला? माँ ये कल मुझे शहर में जिस दुकान से मनीषा ने लहंगा लिया ना, वहां मिली थी। नमस्ते। कल गौरी से मिलने के बाद मैं इसे भूल ही नहीं पाई। घर जाकर मैंने अपने बड़े बेटा बहू और छोटे बेटे से इस बारे में बात की। बहन जी, भाई साहब, मैं गौरी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मैं अपने छोटे बेटे राघव के लिए आपकी बेटी गौरी का हाथ मांगती हूँ। गौरी के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। शहर के इतने बड़े अमीर खानदान से उनकी बेटी गौरी का रिश्ता आया था। राघव को भी गौरी बहुत पसंद आती है और यकीनन गौरी देखने में सुंदर भी बहुत थी, मानो कीचड़ में कमल। राघव और गौरी का रिश्ता तय हो जाता है। मनीषा की शादी के तुरंत बाद ही गौरी की भी शादी थी। मनीषा अपने पति के साथ उसकी शादी अटेंड करने आई थी। आओ मनीषा, अपनी सहेली से नहीं मिलोगी? देखो कैसा लग रहा है हमारी बहू का लहंगा। पूरे 5 लाख का है। तुम्हारा कितने का था? जी मेरा इससे कम का था, 3 लाख का। अच्छा आंटी जी, मुझे ना मेरे हस्बैंड बुला रहे हैं, हम लोग बस निकलने ही लगे थे। मनीषा का मुंह उस समय देखने वाला था। आज उसे सही सबक मिला था। कहते हैं व्यक्ति की किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। हमारी जिंदगी में जो हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता। सब कुछ हमारी सोच के विपरीत होता है, जैसा गौरी के साथ हुआ। जिस ब्राइडल लहंगे को पहनने की उसने जीवन में कामना भी नहीं की थी, उसके अच्छे कर्मों के कारण आज उस ब्राइडल लहंगे के साथ साथ ढेरों ऐशो आराम के सुख, अच्छा पति, अच्छा ससुराल, सब कुछ उसकी अच्छी किस्मत के कारण उसे मिल गया था।